चलिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। कल आपने एडिशन थ्योरम पढ़ा, आज अपन उस एडिशन थ्योरम का जनरलाइज्ड वर्जन पढ़ रहे हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग है जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन थ्योरम। तो कल आपने एडिशन थ्योरम पढ़ा, उसको हम यदि एन इवेंट्स तक के लिए जनरलाइज करें तो कैसे दिखेगा। तो हमने ये मान लिया कि लेट A1 A2 A3 up to AN be n events defined on sample space S, then तो अब ये n इवेंट्स के लिए जो कल आपने फॉर्मूला पढ़ा, मतलब A यूनियन B, दो इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है, यदि वही n इवेंट्स के लिए आपसे पूछेंगे तो वही फॉर्मूला को कैसा लिखेंगे वो आप देखिए। सो इट कैन बी रिटन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ I from 1 to n। यूनियन ऑफ AI का मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन 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 अप टू AN। So probability of union I from 1 to n AI, it is equals to, तो कल आपने लिखा था सबसे पहले सिंगल सिंगल जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे 3 के लिए लिखा था तो PA प्लस PB प्लस PC, मतलब सिंगल सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम। तो यहाँ पर n इवेंट है तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, जिसमें I का वैल्यू फ्रॉम 1 टू n होगा। फिर दो दो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं दो दो का डिफरेंस आता है, दो दो के इंटरसेक्शन का डिफरेंस। तो जो कल आपने 3 वाला फॉर्मूला पढ़ा, इसमें आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1। जितनी भी दो दो की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, कोई भी दो प्रोबेबिलिटीज का जो सम है, वेयर I एंड J दोनों का वैल्यू फ्रॉम 1 टू n होगा, और इसमें भी I इज नॉट इक्वल टू J, I और J बराबर नहीं होती। जितने भी दो दो की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। फिर आपने पढ़ा था कि 3 3 के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी वो ऐड होंगी। तो इसमें जो अगला टर्म आएगा वो आएगा, इट इज प्लस I J K, इनकी वैल्यूज 1 से n तक होंगी और इनमें कोई भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, फिर माइनस, और इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी बनेगा, इट इज -1 रेज टू दी पावर n-1। n-1 क्यों लिया है? क्योंकि दो ले रहे हैं तो साइन नेगेटिव है, 3 ले रहे हैं तो साइन पॉजिटिव है, मतलब ऑड के लिए साइन पॉजिटिव आ रहा है, इवन के लिए साइन नेगेटिव आ रहा है। तो यदि आपके n टर्म्स तक जाएंगे तो -1 पावर n-1, मतलब जैसे इफ यू पुट n बराबर 3, यदि आप n की जगह पर 3 लेते हैं तो
3 माइनस 1 2 हो जाएगा और साइन पॉजिटिव आएगा। तो 3 के लिए आपने देखा था कि यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो -1 पावर n माइनस 1 और 3 और सारे लास्ट में आप क्या लिखते थे, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने लिखा था वहां पर, कल जब 3 की हमने बात करी थी तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा था। यहाँ पे चूंकि n इवेंट्स है तो हम इसको लिखेंगे -1 पावर n माइनस 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n, या इसी बात को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A2 इंटू AN इंटरसेक्शन लास्ट में आएगा। तो ये है, मतलब यदि आपको 2 के बजाय 3 इवेंट दें, 4 दें या फिर 5 दें, उनके लिए जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। इस तरीके से यूज करेंगे। और इसमें भी एक पर्टिकुलर केस है कि अब यदि आपके जो नोटेबल थिंग इसमें है वो ये है कि if events are mutually exclusive, यदि ये जो n इवेंट्स दिए हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जितने भी इंटरसेक्शन वाले पोर्शन बन रहे हैं सबका, ये सब के सब नल सेट बनेंगे, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट बनेंगे। तो इन सभी की जो प्रोबेबिलिटीज है वो जीरो हो जाएगी। तो ये सबको जब आप जीरो डालेंगे तो केवल ये पर रह जाएगा। सो देयरफॉर जो हमारा फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला को फिर हम देखेंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ I from 1 to n, it is equals to sigma probability of AI, where I from 1 to n, इसका मतलब हो गया, that means the probability of A1 union A2 union up to AN, it is equals to probability of A1 plus probability of A2 or up to probability of AN। तो यदि n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए हैं तो उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के यूनियन का प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर आता है। तो ये पर्टिकुलर आपका नोट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालें। नेक्स्ट हेडिंग है ऑड्स इन फेवर ऑब्लिक अगेंस्ट। तो इस पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपको किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है दिया है तो आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट और ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए इवेंट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको ऑड्स दिए हैं तो आप ऑड्स की हेल्प से इवेंट का प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफा है ये, मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला सब हेडिंग है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इवेंट। इसमें पहली बात है ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट।
तो if capital A is an event defined on sample space S, then odds in favor of event A is equals to probability of event A divided by probability of A complement. यदि आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको उस इवेंट के फेवर में ऑड्स मिलेंगे. इसको हम ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट्स बोलेंगे. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट. ये पहली बात. अब इसी में एक बात ये होता है कि जब भी आपको ऑड्स दिए हैं और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये तो हमने वो लिखा है जब हमको इवेंट का प्रोबेबिलिटी मालूम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करके ऑड्स इन फेवर निकाल लेंगे. बट जस्ट इससे अब आपको उल्टा पूछा गया हो, मतलब जब भी आपको ऑड्स इन फेवर दिया हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना हो तो फिर कैसे लिखेंगे, तो वो आप देखिए यहाँ पर. दूसरी बात यहाँ पर ये है, नोटेबल थिंग है, और वो ये है कि इफ odds in favor of an event are in the ratio m is to n, then probability of event A is m upon m plus n. ये हो गई दूसरी बात इसकी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, m अपॉन m प्लस n. और साथ में आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी अब लिख सकते हैं. तो ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n अपॉन m प्लस n. और अब आप देखिए कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वी गेट m अपॉन n, मतलब हमको ऑड्स मिल जाएंगे. तो ये दो बातें मैंने लिखी हैं कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो आप ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट निकाल सकते हो. ऑड्स अगेंस्ट अभी बता रहे हैं आपको. और दूसरी बात, यदि आपको ऑड्स दिए हैं तो ऑड्स की हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल सकते हो. ठीक. नाउ सिमिलरली अब अपन दूसरी बात करेंगे. ये ऑड्स इन फेवर था. नाउ ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट अपन निकालेंगे. ये इन फेवर था. तो दूसरी बात ये है कि इफ यू हैव टू फाइंड ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ये आपको निकालना है. तो अपनी लाइन वही है कि कैपिटल ए इज एनी इवेंट डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस एस. तो हम डायरेक्ट ये लाइन लिख रहे हैं कि odds against A is given by probability of A complement divided by probability of B. जस्ट इसका रेसिप्रोकल. तो यदि इन फेवर पूछा है तो प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, और यदि आपको अगेंस्ट पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को इवेंट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे. और बिल्कुल सिमिलर नोट हम यहाँ पर लिखते हैं, और वो नोट ये है कि अब यदि आपको ऑड्स अगेंस्ट दिया
कि if odds against an event capital A are in the ratio m:n, अब मान लो m:n जो है वो odds against है, then प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप कैसे निकालोगे? तो डिनोमिनेटर को n को m+n से डिवाइड करेंगे और एक बार ये मिल गया तो आप कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, वो m/m+n। और अब आप देख रहे हो कि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको m:n मिल जाएगा। तो ये दो बातें हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना कल आपने सीखा था, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेते हो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इन फेवर ऑड्स मिल जाएंगे, उल्टा कर देंगे तो अगेंस्ट आपको ऑड्स मिल जाएंगे। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात है, जब आपको ऑड्स दिया हो और प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आपको ये देखना है कि ऑड्स आपको इन फेवर दिया है कि अगेंस्ट दिया है। तो यदि आपको ऑड्स इन फेवर दिया है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए न्यूमरेटर को दोनों के सम से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। और यदि ऑड्स अगेंस्ट दिया है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर को दोनों के सम से डिवाइड करेंगे। बस इतनी सी बात है। कहने का मतलब, यदि मैं ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट 2:3 दूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछूं तो 2/5 होगी। यदि मैं ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट 2/3 दूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछूं तो वो 3/5 होगी। इतनी सी बात है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ। सर ऑड्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है सर? वही बताता है रेशियो क्या है, चांसेस कितने हैं, क्या उसकी इवेंट होने की चांसेस कितने हैं, क्या संभावनाएं उसकी बन रही हैं, उसके फेवर में कितने चांसेस हैं, उसके अगेंस्ट में कितने चांसेस हैं, बस यही बताता है। ठीक हाँ है सर। ओके यस सर। चलिए, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। तो थर्ड हेडिंग है आपकी हैपनिंग ऑफ at least one event अब ये हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट क्या है? तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आपको 2 इवेंट दिए हैं या 3 इवेंट दिए हैं किसी सैंपल स्पेस पे डिफाइन करके, और आपको बोला है कि उन 3 इवेंट में से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, कम से कम एक के चांसेस क्या हैं। तो इसलिए एटलीस्ट वर्ड लग के क्वेश्चन में आता है। तो एटलीस्ट वन वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, दिस इज अवर हेडिंग। इस तरीके के क्वेश्चन में जब किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा एटलीस्ट वन, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो आप देखिए। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि लेट कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ बी टू इवेंट्स with probabilities P1 and P2
रेस्पेक्टिवली। दो इवेंट हमने सैंपल स्पेस एस पे डिफाइन कर लिए और उनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने मान लिया है P1 और P2। ये P1 P2 प्रोबेबिलिटीज को डिनोट कर रहे हैं E और F इवेंट्स की। तो पहली जो बात इसमें ये फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी दैट both events E and F happen is दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 मतलब E इंटरसेक्शन F भी बोलते हैं। जो आप इंटरसेक्शन निकालते हो ना, इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है जब भी, देखिए ये जो एंड वर्ड है, एंड का मतलब होता है सेट थ्योरी में कि आपने वो एलिमेंट्स बताने हैं जो ई में भी हैं और जो एफ में भी हैं, कॉमन एलिमेंट्स बताने हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी इवेंट्स विल बी हैपन, दोनों एक साथ परफॉर्म होंगे, इवेंट्स ई भी और इवेंट्स एफ भी, ई और एफ दोनों एक साथ परफॉर्म हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी होती है, सिंपल इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E into probability of F, P1 into P2। दोनों का आप प्रोडक्ट कर दीजिए प्रोबेबिलिटीज का, तो दिस विल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट हैपन। दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ events are 1 minus P1 and 1 minus, क्योंकि P1 is the probability of happening an event A, E, और P2 is the probability of happening of event F, तो इनके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्टली यही हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस P1 और 1 माइनस P2। तो इंडिविजुअल ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1, एफ के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P2। बहुत सिंपल सी बात लिख रहा हूं अभी, तो ये दोनों बातें बड़ी इजी हैं। और अब अपन ये लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज दैट बोथ इवेंट्स डू नॉट हैपन, थर्ड पॉइंट है अगेन सिंपल सी बात, दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी P1 इंटू P2, दोनों के अलग अलग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1 1 माइनस P2 रिस्पेक्टिवली, ई के लिए 1 माइनस P1, एफ के लिए 1 माइनस P2। और अब दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, सो 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। इसका जो मतलब है, यदि आप इसको सेट थ्योरी में समझेंगे, तो ये आपसे पूछा था ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ है, ये ई बार, ये एफ बार, और ये ई बार इंटरसेक्शन एफ बार का प्रोबेबिलिटी। दोनों के एक साथ नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये होगा, दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी ये होगा, दोनों के अलग अलग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये होगा। इन तीनों तक आपकी वो हेडिंग वाली बात कभी भी नहीं आई, अब आएगी हेडिंग वाली बात। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है
the probability that at least one of them happens. That at least will happen is, ये है वो फॉर्मूला जिसको मैं आपको बताना चाहूँ। तो जहां पे भी एटलीस्ट वर्ड आएगा, आपको एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी, जहां पर ये वर्ड आएगा एटलीस्ट वन, तो आपने क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटीज में से, मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटीज में से, मतलब वन की प्रोबेबिलिटी में से नन की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर देनी है। वन माइनस नन इज एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब होता है एक या फिर दोनों। अब एक या फिर दोनों निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए कि जो टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, उस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से दोनों के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब आप यदि इस बात को समझेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, तो सपोज दिस इज अवर सैंपल स्पेस एस। ये हमने दो इवेंट इस पे डिफाइन किए थे, ई और एफ। ये है ई और ये है एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने P1 लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपने P2 लिखा है। ये P1 प्रोबेबिलिटी है इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, ये ऊपर लिखा। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने P1 माना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपने P2 माना। अब ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन है जब दोनों एक साथ होते हैं, बोथ इवेंट हैपन, तो दिस इज ई इंटरसेक्शन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है, वो हमने लिखा। और आपने ये जो लिखा है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक या फिर दोनों। कम से कम एक या फिर दोनों का मतलब होता है ये जितना पोर्शन आपको बनाया है मैंने वो। एटलीस्ट वन का मतलब होता ही है ई यूनियन एफ। मतलब एटलीस्ट वन को यदि आप सेट थ्योरी में समझें तो ये एटलीस्ट वन का मतलब है ई यूनियन एफ। आपको यूनियन का प्रोबेबिलिटी पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ये निकालने के लिए हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन। इस वन में से आप इन दोनों के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर दो, वन माइनस नन। प्रोबेबिलिटी वन माइनस P1 इंटू वन माइनस P2, ये दोनों के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है। जो आपने लिखा है ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मतलब ये जो पोर्शन आपका होता है, ये जो बाहर बना हुआ है जिसको मैं एरो मार्क करता हूँ, इतना पोर्शन खाली वाला बाहर वाला, ये पोर्शन है आपका ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। तो आपने यहाँ पर P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना लिखा है, ये लिखा है P1 इंटू P2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार वन माइनस P1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार कितना है, ये वन माइनस P2 है, ये दूसरा। फिर तीसरे में आपने जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। अब आपको याद होगा कि आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा है, डी मॉर्गन्स थ्योरम से आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बार भी लिख सकते हो। और किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो वन माइनस ए यूनियन एफ होता है। तो यही आपको बोला कि इसकी जो बाहर वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटीज में से ये अंदर वाली प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी आती है यही आपका वन माइनस P1 इंटू वन माइनस P2 के बराबर होती है। तो इसी वन माइनस P1 वन माइनस P2 को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी से को
1 में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है बस ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि ये जो ऊपर हेडिंग डला है कि एटलीस्ट 1 इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी पूछें, तो आपने एक बात याद रखनी है, 1 माइनस नन। 1 माइनस नन का मतलब होगा 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ना तो ई के होने का प्रोबेबिलिटी ना तो एफ के होने का प्रोबेबिलिटी। ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 में से नन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। सो इसको अपन और 3 के लिए या 4 के लिए या फिर n के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो अगले पेज पे मैं इसका जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। फिलहाल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसमें अभी भी कोई आपके मन में डाउट, सवाल, प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो अब इसमें लिखिए अगला, इन जनरल तो लिखिए नेक्स्ट है इन जनरल लिखें इसमें if E1, E2, E3 up to En are with probabilities P1, P2 up to Pn respectively, then probability that at least one of them happen is it is equals to क्या करेंगे 1 minus none, मतलब 1 minus P1, 1 minus P2 और up to 1 minus। ये मैंने n इवेंट्स तक के लिए इसको जनरलाइज कर दिया। अब आपको 2 इवेंट दें, 3 इवेंट दें, 4 दें, हमेशा यही करेंगे। तो अब कुछ और बातें अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नोटेबल है, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन में बातें। सो नोट में हमने 2 इवेंट मान लिए हैं, डिफाइन ऑन सैंपल स्पेस एस। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम बनता है 2 इवेंट के लिए, ये सैंपल स्पेस है। हमने इसमें 2 इवेंट डिफाइन किए हैं ए और बी। तो अब आप देखिए कई सारी बातें तो अपन इसमें बना चुके हैं कि ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को आप बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो होल पोर्शन होता है, ये वाला, ये पोर्शन होता है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। और ये जो पोर्शन है आपका,
मतलब वो पोर्शन जिसमें ए के एलिमेंट आते हैं बट बी के एलिमेंट नहीं आते। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मतलब दिस इज द पोर्शन इन विच ए के एलिमेंट, सॉरी, ये वो पोर्शन है जिसमें ए के एलिमेंट तो आते हैं बट बी के एलिमेंट नहीं आते हैं। तो इट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब ये वाला जो आपका पोर्शन है, तो ये पोर्शन आपका, इसमें बी के एलिमेंट आते हैं, ए के एलिमेंट नहीं आते। तो इट इज ए बार इंटरसेक्शन बी। और अब ये जो बाहर पोर्शन बना हुआ है, ये बाहर जो पोर्शन है, इसमें ना तो ए के एलिमेंट आते हैं और ना बी के एलिमेंट आते हैं। तो ये पोर्शन को हम ए बार इंटरसेक्शन बी बार लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसी बात को आप लिख सकते हो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ से इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये, यदि मैं ए और बी दो इवेंट सेट एस पे डिफाइन करके लूं, तो इस तरीके से इतनी बातें इसमें हैं। तो इसमें आपको अब ये मिल जाता है कि इफ यू हैव टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब मेरे को इतने पोर्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए की होल प्रोबेबिलिटी में से उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली, यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब ये वाले पोर्शन का प्रोबेबिलिटी, तो ये पोर्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बी की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। अब यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, मतलब ये, तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये इसके पहले भी आपको बताया था। और लास्ट इसमें ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one of A and B occur मतलब it is probability of exactly one का मतलब क्या होता है, या तो केवल A आए या फिर B आए, मतलब ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटीज का सम। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, probability of A complement intersection B plus probability of A intersection B complement। ये दोनों आपने निकाले थे, मतलब इन दोनों को आपने ऐड करना है। ये दोनों, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा PA plus PB माइनस 2 टाइम्स ऑफ PA इंटरसेक्शन B। और आप ये जानते हो कि PA प्लस PB माइनस एक बार PA इंटरसेक्शन B P ऑफ A यूनियन B होता है। तो इतनी बात को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। तो अब आप देखो कि यदि मैं A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी में से ये रेड वाला पोर्शन निकाल देता हूं, तो इन दो प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। ए और बी में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो ये है। तो इतनी बात में अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऐसे वर्ड क्वेश्चन में आते हैं, दो इवेंट दे देंगे और अब आपसे ये पूछेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। तो आपने फॉर्मूले याद रखना है कि इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, इसका तो डायग्राम के थ्रू आपको बताया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है अभी मन में तो पूछ लीजिए। अब मैं यही बात आपको 3 इवेंट्स के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट बिल्कुल सेम थिंग है हमारी फॉर 3 इवेंट्स। तो पेज नंबर 5, अगला पेज। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लिया लेट ABCB 3 इवेंट्स डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस एस। पहले एक लाइन ये लिख लेते हैं। लेट कैपिटल A B C B 3 events defined on sample space S, then अब देखिए क्या होता है। तो 3 इवेंट के लिए अपन पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम बनाइए 3 इवेंट के लिए। हमारा सैंपल स्पेस एस हो गया। इसमें हमने ये 3 इवेंट्स बनाए। ये हैं 3 इवेंट्स A, B और C। तो इन 3 इवेंट्स में सबसे पहले आप ये लिखें कि ये जो पोर्शन है इसमें तीनों के एलिमेंट आते हैं। A भी आता है, B भी आता है, C भी आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इस पोर्शन में आप देख रहे हो केवल B के एलिमेंट आते हैं, A के एलिमेंट आपको नहीं मिलते और C के एलिमेंट भी आपको नहीं मिलते। ये जो पोर्शन है इसमें A के एलिमेंट नहीं है, इसमें B के एलिमेंट नहीं है, इसमें केवल C के एलिमेंट। ये जो पोर्शन है इसमें केवल A के एलिमेंट है, ना तो इसमें B का कोई एलिमेंट आएगा, ना तो इसमें C का कोई एलिमेंट। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप देखेंगे इसमें केवल B और C के एलिमेंट है, A का कोई एलिमेंट नहीं है। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये पोर्शन में केवल B और C के एलिमेंट आते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको A और C के एलिमेंट मिलेंगे, B का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बनेगा आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। और ये जो पोर्शन है इतना, इस पोर्शन में A और B के एलिमेंट आते हैं, C का कोई एलिमेंट नहीं आता। तो ये पोर्शन आपका होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। और अब आपका बचा ये बाहर वाला पोर्शन। तो बाहर वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन ये है आपका, इसमें ना तो A का एलिमेंट आता है, ना इसमें B का एलिमेंट आता है, ना इसमें C का कोई एलिमेंट आता है। डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसी बात को A यूनियन B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन गई, 8 पॉसिबिलिटीज हैं।
वो सब हमने यहाँ पर लिखा है। और अब इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपसे कैसे क्वेश्चन में पूछेंगे। सो आप एक फॉर्मूला तो इसमें जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, लेकिन अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि इफ यू हैव टू राइट, तो देखिए पहला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी अकर्स। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी अकर, ये कितने के बराबर? एटलीस्ट टू का मतलब है कम से कम दो, कम से कम दो का मतलब है दो या फिर तीन की प्रोबेबिलिटी। तो दो या फिर तीन की प्रोबेबिलिटी ये वो एलिमेंट हैं जो आपने ब्लू कलर से डार्क किए हुए हैं, साथ में ये भी हमको चाहिए। एटलीस्ट वर्ड बोला है तो कम से कम दो आने चाहिए या फिर दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब तीन भी आ सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये इन तीनों के सम के बराबर होगा, प्लस ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी है इट इज इक्वल्स टू, इसको आप लिखेंगे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और एक बात और समझिए तो आपको ये पॉइंट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यदि मैं इसमें एटलीस्ट की जगह एग्जैक्टली डाल देता हूँ, मतलब दूसरा पॉइंट ये है इफ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फिर ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है फॉर्मूला एटलीस्ट और एग्जैक्टली के लिए। देखिए ऐसा कैसे लिखा गया है, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों को मिला के, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों पोर्शन को मिला के, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी जो वो ये दो पोर्शन को मिला के, और सी इंटरसेक्शन ए जो है वो इन दो पोर्शन को मिला के। मतलब जब आप ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए लिख रहे हैं तो आपने ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये तीन बार ऐड कर लिया है। ये यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया और यहाँ पर भी ऐड हो गया, जबकि हमको इसको एक ही बार रखना था, तो हमने इसलिए दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जब एटलीस्ट वर्ड होगा। लेकिन जब एग्जैक्टली दो होगा तो एग्जैक्टली दो का मतलब है तीनों का कॉमन पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो आपने ये ऐड कर लिया, जब आप बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तब भी ये ऐड किया, जब आप ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तब भी आपने ये ऐड किया। तो ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये तीन बार ऐड हो जाता है, इसलिए एग्जैक्टली के केस में हम तीन बार सब्ट्रैक्ट करते हैं और एटलीस्ट के केस में हम दो बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और अगली बात वो तो आप जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी अकर्स। वो वही फॉर्मूला होता है जो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी एटलीस्ट वन ऑफ का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब क्या हो गया? एक या फिर दो या फिर तीन, मतलब इनडायरेक्टली ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी। एक भी आ सकता, दो भी आ सकता, तीन भी आ सकता। तो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, वही लिखना था बस यहाँ पर। इट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, दो दो वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीन वाला ऐड करेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर करें, फिर अपन चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आपका, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 dice, in single throw of 2 dice, the probability of getting a total of getting a total of 7 or 9 is, आपके ऑप्शन है 4/18, 1/3, 5/18 या none of these। Which one is correct? 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, आपको टोटल स्कोर 7 या फिर 9 चाहिए, तो 7 या फिर 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? करेक्ट है कल्पेश चौधरी, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। ठीक है, सुशांत ठाकरे करेक्ट है। लोनारे अंकेश करेक्ट है। चलिए तो देख लीजिए, मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और यदि आप उस मेथड से करेंगे तो ओरली कैलकुलेट हो जाता है। क्योंकि आपने वो जो सम वाला कल बनाया था चार्ट, जब मैंने सैंपल स्पेस में आपको बताया था, तो वहां पर आप देखो उस चार्ट में 7 जो है वो टोटल 6 बार आता है, और 9 जो है वो 4 बार आता है। ठीक है, और 7 और 9 मतलब फेवरेबल आउटकम्स 6 और 4 10 हैं, और पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं। तो आंसर 10/36 मतलब 5/18 होगा। तो 5/18 इज द करेक्ट ऑप्शन। उस टोटल स्कोर वाले चार्ट में आप देख लीजिए 7 कितनी बार आया है और 9 कितनी बार आया है। तो 7 6 बार आया है, 9 4 बार आया है, इसलिए फेवरेबल आउटकम 6 + 4 मतलब 10 बनेंगे, और पॉसिबल आउटकम 36 हैं, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए हैं।
तो 10/36 मतलब 5/18, तो 5/18 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में इसको लिखेंगे तो आपको ये इवेंट पहले मेंशन करना पड़ेंगे कि मैंने मान लिया इवेंट ए है, गेटिंग द स्कोर ऑफ 7, 2 डाइस पे 7 का स्कोर लाने का मैंने इवेंट मान लिया है ए। तो आप जानते हो इवेंट ए में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो सम 7 आपको कब मिलेगा, 1 6 2 5, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 6 7, and therefore number of element in set A is 6, and this implies the probability of event A is 6/36, which is 1/6। और ऐसे ही इवेंट बी हमने मान लिया कि स्कोर 9 का आपको बनाना है, तो 9 का स्कोर आपका बनेगा जब आप 3 6 लोगे, 4 5 लोगे, 5 4 लोगे और 6 3 लोगे। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 4 बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है वो आपका 4/36 आएगा, मतलब 1/9 आएगा। और अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिंस A and B are mutually exclusive events, therefore probability of A union B का मतलब और के लिए यूनियन लेते हैं 7 और 9, ये जो और वर्ड है वहां पे इसलिए यूनियन है। और चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगा, मतलब इट इज 1/6 प्लस 1/9। तो यू टेक 18 LCM, 3 + 2 5/18। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव में आप ऐसा करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आप उस टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी भी इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। उनको रिवाइज करते रहिए और बहुत जल्दी 12th के पोर्शन पे अपन आ रहे हैं। कल पहले कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।